प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर देव प्रकाश, प्रधानाचार्य प्रेम महाविद्यालय इंटर कॉलेज वृंदावन मथुरा से आज अर्थशास्त्र विषय के कक्षा 11 के अंतर्गत सांख्यिकी के अध्याय 2 के अंतर्गत आंकड़ों का संगठन, संग्रहण और व्यवस्थीकरण के संदर्भ में आप सभी को अवगत कराऊंगा। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हमने सांख्यिकी परिभाषा के एक वचन के अंतर्गत देखा कि आंकड़ों का संकलन, व्यवस्थीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और निर्वचन का अध्ययन हम सांख्यिकी के अंतर्गत करते हैं। प्रोफेसर क्रॉक्सन एवं क्राउडन ने एक वचन में बताया कि संख्यात्मक आंकड़ों के संकलन, व्यवस्थीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और निर्वचन को सांख्यिकी कहा जा सकता है। अब हम इस अध्याय में आंकड़ों का संगठन, संग्रहण और व्यवस्थीकरण कैसे होता है, इसके संदर्भ में आप लोगों को बताएंगे। अब इस अध्याय के अंतर्गत प्यारे विद्यार्थियों, हम ये देखेंगे कि आंकड़ों का संकलन किस तरह से किया जाता है। आंकड़ों के संकलन या आंकड़ों के अध्ययन की दो विधियां होती हैं। एक होती है संगणना विधि और दूसरी होती है निदर्शन विधि। सबसे पहले हम इन दोनों तथ्यों को समझ लें कि संगणना विधि और निदर्शन विधि क्या होती है। यहाँ पर हम स्पष्ट रूप से ये समझ लें कि संगणना विधि के अंतर्गत जितने हमारे पास समंक हैं, उन सभी का व्यक्तिगत अध्ययन किया जाता है। कि जितने समूह में समंक दिए हुए हैं, उन सभी की व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन हम संगणना विधि के अंतर्गत करते हैं। इसमें किसी भी समंक को छोड़ा नहीं जाता है। प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत इकाइयों का यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। वहीं निदर्शन विधि में हम व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करके प्रतिनिधि इकाइयों का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर हम व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन कर रहे हैं और यहाँ पर हम केवल प्रतिनिधि इकाइयों का अध्ययन कर रहे हैं। जिस तरह से मान के चलिए, क्लास में अध्यापक है, अध्यापक विद्यार्थियों के व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन कर रहा है, उनके गुण दोषों का अध्ययन कर रहा है, उनके मार्क्स का अध्ययन कर रहा है, उनके आयु का अध्ययन कर रहा है, उनकी ऊंचाई का अध्ययन कर रहा है। तो ये यहाँ पर हमने देखा कि वो कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी का व्यक्तिगत अध्ययन कर रहा है। और वहीं निदर्शन विधि के अंदर हम ये देखते हैं कि किसी कॉलेज का अध्ययन किया जाए, कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का अध्ययन किया जाए, तो वहाँ हम देखते हैं कि हर क्लास के कुछ चुने हुए विद्यार्थियों को अध्ययन किया जाए। कक्षा 6 से 10 विद्यार्थी लिए, कक्षा 7 से 10 विद्यार्थी लिए, कक्षा 8 से विद्यार्थी लिए, 9 से लिए, 10 से लिए, 11 से लिए, 12 से लिए। वहाँ पर हम एक कक्षा के समस्त का अध्ययन कर रहे थे। किंतु निदर्शन में हम क्या करते हैं कि टोटल हमारे पास जब समूह ज़्यादा है, हमारे पास समंक अधिक हैं, उनमें से प्रतिनिधि
चुन लिए जाते हैं और उन प्रतिनिधियों का हम इकाइयों का अध्ययन करते हैं। जैसे पूरे कॉलेज के व्यक्तिगत छात्रों का हम अध्ययन नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पर हम क्लास वार हर क्लास से कुछ प्रतिनिधि बच्चों को हम चुन लेते हैं और उन चुनने के बाद में हम वहाँ पर उनका अध्ययन करते हैं। इस तरह से हम संगणना विधि और निर्देशन विधि के द्वारा हम सांख्यिकी के अंतर्गत समकों का अध्ययन करते हैं। इंडिविजुअल इकाई प्रत्येक वहाँ पर दिए गए हैं, उनका यदि हम अध्ययन कर रहे हैं तो वो हमारी संगणना विधि होगी, और यदि हम प्रतिनिधि इकाइयों का अध्ययन कर रहे हैं किसी समूह में, वो हमारी निर्देशन विधि होगी। इस तरह से हम इस अध्याय में ये पहले देखें कि हम लोगों ने आंकड़ों का जो एकत्रीकरण किया है या आंकड़ों की जो सैम्पलिंग जिनका डेटा का हम अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं, उनकी वो संगणना विधि का हमने उपयोग किया है या हमने निर्देशन विधि का प्रयोग किया है। संगणना विधि में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं, निर्देशन विधि में हम प्रतिनिधि इकाइयों का अध्ययन करते हैं। अब हम यहाँ पर ये अध्ययन करेंगे कि संकलन कैसे कर दिया, हमने जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों का संकलन किस तरह से किया है। आंकड़ों का संकलन, अब जो आंकड़े हमने एकत्रित किए हैं वो आंकड़े एकत्रित करने की हमारी दो विधियां होती हैं। एक होती है प्राथमिक आंकड़े, और द्वितीय होते हैं हमारे द्वितीय आंकड़े। अब यहाँ पर प्राथमिक आंकड़े और द्वितीय आंकड़ों का भी हम लोगों को ज्ञान होना चाहिए कि प्राथमिक आंकड़े कौन से आंकड़े कहलाएंगे और द्वितीय आंकड़े कौन से आंकड़े कहलाएंगे। जब कोई अनुसंधानकर्ता समूह का अनुसंधान करता है, वहाँ पर वो अपने अध्ययन को करता है, तो यदि वहाँ पर उसने स्वयं के द्वारा आंकड़ों का एकत्रीकरण किया है, स्वयं के द्वारा उसने प्रत्येक इकाई से प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर, प्रत्यक्ष अध्ययन के आधार पर आंकड़े एकत्रित किए हैं, तो वो उसके प्राथमिक आंकड़े होंगे। और यदि उसने कहीं से चुने हुए आंकड़ों को अपने अध्ययन में डाला है, वो उसके द्वितीय आंकड़े होंगे, क्योंकि ये द्वितीय आंकड़े किसी दूसरे के द्वारा लिए गए थे, किंतु किसी अध्येता के द्वारा उन आंकड़ों का प्रयोग किया जा रहा है जो पहले से किसी के द्वारा आंकलित किए गए हैं, तो वो वहाँ पर उसके लिए द्वितीय आंकड़े हो जाएंगे। और प्राथमिक आंकड़े वो आंकड़े कहलाते हैं जब कोई अनुसंधानकर्ता स्वयं व्यक्तिगत उन आंकड़ों के बारे में जाकर के अध्ययन करता है, उनकी जानकारी जुटाता है। अतः प्राथमिक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जो व्यक्ति के द्वारा स्वयं एकत्रित किए जाते हैं। द्वितीय आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जब किसी अनुसंधानकर्ता के द्वारा कहीं से एकत्रित किए गए आंकड़ों को अपने अध्ययन के अंतर्गत उनका उपयोग किया जाता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि प्राथमिक आंकड़े और द्वितीय आंकड़ों के भी एकत्रीकरण करने की, संग्रहण की क्या क्या प्रक्रिया होती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्राथमिक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने की 5 विधियां होती हैं। पहली विधि होती है प्रत्यक्ष साक्षात्कार, द्वितीय होती है अप्रत्यक्ष साक्षात्कार, तीसरी विधि होती है संवाददाताओं के द्वारा, संवाददाताओं के द्वारा, चौथे होते हैं डाक द्वारा प्रश्नावली भेज करके, डाक द्वारा प्रश्नावली, और 5वीं होती है परिगणकों द्वारा, परिगणकों द्वारा एकत्रीकरण। प्राथमिक आंकड़े जुटाने के 5 विधियां होती हैं। प्रत्यक्ष साक्षात्कार विधि, अप्रत्यक्ष साक्षात्कार विधि, संवाददाताओं के द्वारा, डाक द्वारा प्रश्नावली और परिगणकों द्वारा एकत्रीकरण। अब प्यारे विद्यार्थियों, हमें इन 5 विधियों को एकत्रित करने को
ज्ञात करना है, समझना है कि प्रत्येक साक्षात्कार के द्वारा प्राथमिक आंकड़े कैसे एकत्रित किए जाते हैं, अब प्रत्येक साक्षात्कार के द्वारा कैसे किए जाते हैं, संवाददाताओं के द्वारा कैसे किए जाते हैं, डाक द्वारा प्रश्नावली कैसे की जाती है और पर्यटन द्वारा एकत्रीकरण कैसे किया जाता है। देखिए, सबसे पहले दिया है हमारा प्रत्येक साक्षात्कार। जब अनुसंधानकर्ता स्वयं जिस समूह का अध्ययन करता है और उस समूह की प्रत्येक इकाई के व्यक्तियों से जाकर के वह स्वयं प्रश्न पूछता है, वह स्वयं उनके बारे में जानकारी लेता है, स्वयं उसने जो प्रश्नावली तैयार की है उस प्रश्नावली पर जाकर के वह जो बात करता है, उन प्रश्नों के उत्तर लेता है, तो ये उसकी प्रत्येक साक्षात्कार विधि होती है कि सीधा जो अनुसंधान करता है वह अनुसंधानकर्ताओं से सीधा आमने सामने बैठ करके प्रत्यक्ष विधि से वह उनके बारे में जानकारी कर रहा है, वह उससे प्रश्न पूछ रहा है और वो अनुसंधानकर्ता को जो समक हैं वो सीधा उसका उत्तर दे रहे हैं। ये विधि कहलाती है प्रत्यक्ष साक्षात्कार। जैसे किसी मोहल्ले में जाकर के किसी मोहल्ले की बच्चों की संख्याओं के बारे में जानकारी करनी है, स्वयं अनुसंधान करता गया, प्रत्येक घर पर जाकर के उसने जानकारी की, जानकारी करने के बाद में उसने प्राप्त किया कि किस घर में कितने बच्चे हैं, उन बच्चों में कितनी बेटियां हैं, कितने बेटे हैं। इस तरह से हमने देखा कि उसने प्रत्यक्ष साक्षात्कार की विधि का उपयोग करके अपने शोध के लिए, अपने अनुसंधान के लिए प्राथमिक आंकड़ों का एकत्रीकरण किया। दूसरी विधि होती है अप्रत्यक्ष साक्षात्कार। कभी कभी हमें ये देखने को मिलता है कि जब अनुसंधान करता सीधा समकों से वार्तालाप करता है तो वो समक सीधा उसका आंसर देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं उनके जीवन से जुड़े हुए जिनका सही वह उत्तर देने में अपने को असमर्थ पाते हैं। ऐसी स्थिति में अनुसंधानकर्ता अप्रत्यक्ष साक्षात्कार विधि का उपयोग करता है। उदाहरण के तौर पर यदि उसे ये पता करना है कि किसी क्षेत्र विशेष में शराब पीने वाले व्यक्ति कितने हैं, क्राइम करने वाले व्यक्ति कितने हैं, अब सीधा जाकर के कोई अनुसंधान करता उस समाज के व्यक्तियों से अब ये प्रश्न पूछेगा तो निश्चित ही तौर पर कोई भी व्यक्ति अपने बारे में अपनी इंडिविजुअल जानकारियों को देने में असमर्थ होगा। ऐसी स्थिति में वह अनुसंधानकर्ता सत्य जानकारी करने के लिए उसके आसपास रहने वाले वातावरण में जो लोग हैं, जो उसके परिवार के लोग हैं, जो उसके मोहल्ले के लोग हैं, उनसे जाकर के उस संबंधित व्यक्ति के बारे में जानकारी करेगा कि इस व्यक्ति की आदत कैसी है, इस व्यक्ति के अंदर क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, इस व्यक्ति के अंदर क्या गलतियां हैं, इस व्यक्ति के अंदर क्या अच्छाइयां हैं, उसकी नेगेटिव बिंदुओं को भी वह उनके द्वारा जान सकता है। और कभी कभी हम लोग देखते हैं कि कोई एक्सीडेंट वगैरह कहीं रोड पर हो जाते हैं तो उस समय भी इसी विधि का प्रयोग करते हैं और जो वहाँ व्यक्ति होते हैं उन व्यक्तियों से अप्रत्यक्ष साक्षात्कार के द्वारा इन प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित किया जा सकता है। तीसरी है संवाददाताओं के द्वारा। हमने देखा कि बहुत सारी एजेंसियां होती हैं जिनका क्षेत्र में संवाददाता नियुक्त होते हैं। उन संवाददाताओं का कार्य यही होता है कि वहां पर विभिन्न तरह की होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करें, या हमने ही वहां पर ऐसे संवाददाताओं से संपर्क कर रखा है कि वो उस क्षेत्र की आर्थिक आय के बारे में, उस क्षेत्र की निर्धनता के बारे में, उस क्षेत्र की साक्षरता के बारे में हमको बताएं कि वहाँ पर किस तरह की स्थिति है। तो हम वहाँ देखते हैं कि जो संवाददाता होते हैं वो संवाददाताओं के द्वारा भी हमें प्राथमिक आंकड़े प्राप्त हो जाते हैं। चौथी स्थिति होती है कि कभी कभी व्यक्तिगत अध्ययन करना मुश्किल हो जाता है। प्रत्यक्ष विधि से, अप्रत्यक्ष विधि से या संवाददाताओं के द्वारा उस समय एक अनुसंधानकर्ता प्रश्नावली तैयार करता है और उस प्रश्नावली को डाक के द्वारा संबंधित समक के पास भेजता है और उस प्रश्नावली में लौटती हुई डाक की भी डाक टिकट लगा दी जाती है, जिससे वह संबंधित व्यक्ति उस प्रश्नावली को भर करके वह उस अनुसंधानकर्ता के पास में वापस भेज दे। इस प्रणाली के द्वारा भी प्राथमिक आंकड़ों के एकत्रीकरण किया जाता है कि हमने अमुक व्यक्ति के घर के पते पर या उसके विद्यालय के पते पर या उसकी ऑफिस के पते पर ये प्रश्नावली भेज दी और डाक के द्वारा वह प्रश्नावली वापस हमारे पास उस समक के द्वारा वह उस जिसका हमने शोध किया, जिसके बारे में जानकारी की है, उसके द्वारा शोधकर्ता के पास आ गया। और पांचवी विधि होती है परिगणकों द्वारा एकत्रीकरण कि कभी कभी शोधकर्ता होता है वह अपने प्रतिनिधि भी वहाँ पर एक भेज देता है और उनके माध्यम से भी प्रश्नावली को भर पाता है कि
डाक के द्वारा प्रश्नावली को भरवाने में दिक्कत हो रही है, इसलिए उसने अपने द्वारा रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, जो प्रतिनिधि होते हैं, उन प्रतिनिधियों के द्वारा भी वह वहाँ पर परिगणकों का एकत्रीकरण कराता है और इस तरह से हम प्राथमिक आंकड़ों का संकलन कर लेते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण आंकड़े होते हैं वो हमारे प्राथमिक आंकड़े ही होते हैं, जिनमें शुद्धता की परसेंटेज अधिक होती है। यहाँ पर जो आंकड़े होते हैं वो प्रत्यक्ष रीति के द्वारा हम लोगों ने प्राप्त किए होते हैं, जिसमें सत्यता का परसेंटेज जो होता है वो अधिकतम सीमा पर रहता है। दूसरी विधि होती है हमारी द्वितीय आंकड़े, कि कभी कभी प्राथमिक आंकड़े हम लोगों के पास उपलब्ध होने में समस्या हो जाती है, या हमारे पास इतना समय नहीं होता है, या हमारे पास इतना धन नहीं होता है, या हम व्यक्तिगत रूप से उनसे मुलाकात नहीं कर पाते हैं, तो उस समय हम द्वितीय आंकड़े का प्रयोग करते हैं कि द्वितीय आंकड़े अपने शोध में प्रयोग करते हैं और उन द्वितीय आंकड़े किसी संस्था के पहले से ही ऑलरेडी वो प्राथमिक ही आंकड़े होते हैं, किंतु जब कोई व्यक्ति उन प्राथमिक आंकड़ों को अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उनका प्रयोग करता है तो वही हमारे द्वितीय आंकड़े बन जाते हैं। तो ये इसके दो होते हैं, एक होता है प्रकाशित स्रोत और एक होता है अप्रकाशित स्रोत। कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जो आंकड़ों को प्रकाशित करती हैं, कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जो आंकड़ों को प्रकाशित नहीं करती है, किंतु हम अपने उद्देश्य के लिए उनका प्रयोग कर लेते हैं। इस तरह से कुछ संस्थाओं का तो कार्य यही है कि विभिन्न क्षेत्रों में शोध करना, शोध करने के बाद में जो आंकड़े आते हैं उनको प्रकाशित करना, प्रकाशित करने के बाद में उन आंकड़ों का कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी प्रयोग कर सकता है। और कुछ आंकड़े ऐसे होते हैं जो प्रकाशन की दृष्टि से तैयार नहीं किए जाते हैं, केवल अपने उद्देश्य के लिए उन्होंने प्रयोग किया होगा, किंतु हमने देखा कि उनको जब हम आवश्यकता पड़ने पर प्रयोग करते हैं तो ये हमारे अप्रकाशित आंकड़े होते हैं। द्वितीय आंकड़े प्राप्त करने की जो माध्यम हैं वो भी कई होते हैं जिनके द्वारा हम उनको प्राप्त कर सकते हैं। पहला होता है सरकारी प्रकाशन। सरकार के बहुत सारे विभाग ऐसे होते हैं जो अपना श्वेत पत्र जारी करते हैं वर्ष का, और उसमें अपने विभाग की आय व्यय, जो भी उनके लक्ष्य हैं, जो भी उनके उद्देश्य हैं, उनका वो प्रकाशन करते हैं और उसके सरकारी प्रकाशन के माध्यम से कोई अनुसंधानकर्ता उन आंकड़ों का प्रयोग अपने में प्रयोग कर लेता है। दूसरे होते हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं। कुछ संस्थाएं इंटरनेशनल स्तर पर भी कार्य कर रही होती हैं, उन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से भी हम द्वितीय आंकड़े प्राप्त कर सकते हैं, जैसे IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यह संस्था विभिन्न देशों के आंकड़ों को एकत्रित करती है और उन आंकड़ों के एकत्रीकरण करने के बाद में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। इस तरह की जो विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्थाएं होती हैं उन संस्थाओं के द्वारा आंकड़े एकत्रित होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ है, UNO, संयुक्त राष्ट्र संघ भी विभिन्न प्रकार के अपने आंकड़े प्रस्तुत करता है, जिनका कोई भी अनुसंधानकर्ता अपनी दृष्टि से उनका उपयोग कर सकता है। हमारा तीसरा होता है अर्ध सरकारी संस्थान द्वारा। हम लोग जानते हैं कि सरकार के बाद में कुछ प्रतिष्ठान अर्ध सरकारी भी होती हैं, जिस तरह से नगर निगम हैं, नगर पालिका हैं, नगर निगम है, नगर पालिका भी अपने आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण करती हैं और उन आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण से हम आंकड़ों का प्रयोग अपना कर सकते हैं। चौथे होते हैं समितियों द्वारा।
कुछ समितियों का भी कार्य यही होता है कि वो समितियां अपने आंकड़े प्रकाशित करती हैं। उन समितियों का हमेशा यही कार्य होता है कि वो अपने उद्देश्य के लिए आंकड़ों का प्रकाशन करती हैं, किंतु अनुसंधानकर्ता होते हैं वो अनुसंधानकर्ता उन समितियों की अपना स्वयं कर लेते हैं। व्यक्तिगत प्रकाशन, कभी कभी कोई व्यक्ति या कोई संस्था अपनी व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए आंकड़ों का प्रकाशन करती है, संग्रहण करती है, अपने सर्वे करती है, उन आंकड़ों का वो अपने लिए प्रयोग करती है। उसमें हम देखते हैं कि ये कोई भी अनुसंधानकर्ता उन व्यक्तिगत प्रकाशनों को भी यहाँ पर ले लेते हैं। विश्वविद्यालय वगैरह ये भी अपने उद्देश्य के लिए आंकड़ों का एकत्रीकरण करती हैं, किंतु जब हम शोध वगैरह करते हैं तो यूनिवर्सिटी वगैरह के द्वारा भी हम अपना उनका प्रयोग कर लेते हैं। इस तरह से हमने देखा कि द्वितीय आंकड़ों का संकलन भी इसी तरह से किया जाता है कि सरकारी प्रकाशन, रेलवे, वित्त विभाग, विभिन्न जो सरकारी संस्थान होते हैं वो सरकारी संस्थान जिन आंकड़ों का प्रयोग करती है, प्रकाशन करती है, उनका अनुसंधानकर्ता प्रयोग करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं IMF, UNO आदि भी इस तरह से अपने आंकड़े जो प्रस्तुत करती हैं उनका भी अनुसंधानकर्ता प्रयोग करने लगता है। असरकारी संगठनों द्वारा, नगर निगम, नगर पालिकाएँ, उनके द्वारा भी होने लगता है। इस तरह से हम देखते हैं कि आंकड़ों का संकलन प्राथमिक आंकड़े और द्वितीय आंकड़ों के माध्यम से किया जाता है। आंकड़ों के संग्रहण और संकलन के बाद में अब हम आते हैं आंकड़ों का वर्गीकरण। क्योंकि अगला जो स्टेप होता है आंकड़ों के संकलन के बाद में वो होता है हमारा इन आंकड़ों को उनके गुणों के आधार पर, उनके दोषों के आधार पर, उनकी एकरूपता के आधार पर, उनकी समानता के आधार पर इनको क्लासिफाइड किया जाए, इनको वर्गीकृत किया जाए। क्योंकि यदि हम इनको वर्ग का रूप प्रदान नहीं करेंगे तो ये हमारे अध्ययन करने की समस्या एक पैदा हो जाएगा। क्योंकि लाखों आंकड़ों का, हजारों आंकड़ों का या सैकड़ों आंकड़ों का अध्ययन करना किसी भी अनुसंधानकर्ता के लिए बहुत ही सरलता का कार्य नहीं है। अतः एक ऐसे गुणों को हम वर्गीकरण करते हैं कि गुण के आधार पर उसके अंदर क्या गुण है, उसके अंदर एक जैसी क्या फ्रीक्वेंसी है, क्या उसके अंदर विशेषताएं पाई जा रही है, उसके आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं कि आंकड़ों का वर्गीकरण करने के बाद में ही हम सांख्यिकी के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता कोई अध्ययन करता है। अब वर्गीकरण का उद्देश्य कि वर्गीकरण के क्या उद्देश्य है, वर्गीकरण का क्या लाभ है। वर्गीकरण का पहला उद्देश्य होता है कि वर्गीकरण सूचना को सरल बनाते हैं। सूचना को सरल बनाते हैं। हमने देखा सैकड़ों व्यक्ति की एक जैसी क्वालिटी है, एक जैसी विशेषताएं, एक जैसा सबका वजन आ रहा है। उस समय हर व्यक्ति के वजन का याद करना या क्लास के या हर विद्यालय के एक जैसे नंबरों को याद करना हमारे लिए एक कठिन कार्य होता है। तो ये कम से कम एक वर्गीकरण हम कर देंगे तो जो सूचना होती है वो जटिल से सरल बन जाती है, हमें आंकड़ों को सरलता से प्रस्तुत कर सकती हैं। दूसरा होता है अनावश्यक विवरण समाप्त हो जाना। जो हमारे पास अनावश्यक विवरण आ जाता है वो समाप्त हो जाता है। प्राथमिक या द्वितीय आंकड़े जो हमने एकत्र किए थे उनमें हमारे लिए जिनका कोई अनावश्यक थे, जिनका कोई महत्व नहीं है, वो वर्गीकरण के द्वारा समाप्त हो जाते हैं। तीसरा हो जाता है तुलना में सहायक। वर्गीकरण करने के बाद में जो आंकड़े हमारे होते हैं उन आंकड़ों का हम एक दूसरे के द्वारा तुलना कर सकते हैं। अगला हमारा हो जाता है समानता
और असमानता में अंतर। हमारे आंकड़े जो समान होते हैं उनको हम एक जगह ले लेते हैं, जो असमान होते हैं उनको हम दूसरी जगह ले लेते हैं। समानता और असमानता में स्पष्ट अंतर हो जाता है। और पांचवा हमारा जो मुख्य हो जाता है वो हो जाता है कि वर्गीकरण जो होता है वो जो हम निर्णय लेना चाहते हैं उस निर्णय में सहायक होते हैं। निर्णय में सहायक। इस तरह से हमने देखा कि आंकड़ों का जो उद्देश्य है या इसके उद्देश्य को हम लाभ भी कहते हैं कि ये आंकड़ों का वर्गीकरण सूचना को सरल बनाते हैं, अनावश्यक विवरण समाप्त हो जाता है, तुलना में सहायक होते हैं, समानता और असमानता में अंतर होता है और निर्णय में ये सहायक होते हैं। इन आंकड़ों का हम उसके गुणों के आधार पर वर्गीकरण करना प्रारंभ कर देते हैं। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, जो वर्गीकरण का आधार है वो 4 तरह से किया गया है। वर्गीकरण की रीतियां कि हमारे पास जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों को हम किस तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला होता है काल, समय, काल के क्रमानुसार वर्गीकरण, काल क्रमानुसार वर्गीकरण। दूसरा होता है स्थान या भौगोलिक वर्गीकरण। तीसरा वर्गीकरण होता है गुणात्मक वर्गीकरण। और चौथा वर्गीकरण होता है हमारा जो मुख्य रूप से होता है संख्यात्मक वर्गीकरण। जब हम समय के अनुसार वर्गीकरण करते हैं उसे कालक्रमानुसार वर्गीकरण कहते हैं। जब हम आंकड़ों का वर्गीकरण भौगोलिक स्थान के द्वारा करते हैं उसे भौगोलिक वर्गीकरण कहते हैं। जब हम उसके गुणों के आधार पर वर्गीकरण करते हैं जब वो गुणात्मक होता है, और जब उसकी संख्या के आधार पर वर्गीकरण किया होता है जब वह संख्यात्मक वर्गीकरण होता है। अब हम एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे। काल क्रमानुसार वर्गीकरण। जब हम समय, सप्ताह, महीना, वर्ष आदि के आधार पर करते हैं। जैसे जनसंख्या 1921, 1931, 1941, 1951, 1961, 1971। हम जानते हैं हर 10 वर्ष बाद जनसंख्या का आकलन भारत में किया जाता है। उनको हम यहाँ पर दे दें या कोई आंकड़े दिए गए हैं वर्षों में तो उसको हम बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। 1951, 1952, 1953, 1954, 100, 120, 130, 140 ये संख्या है साक्षरों की या उसकी। कहने का मतलब ये है कि जब हम समय के अनुसार आंकड़ों का वर्गीकरण करते हैं उसे हम काल क्रमानुसार वर्गीकरण कहते हैं। दूसरा होता है भौगोलिक वर्गीकरण।
जब हम स्थान के आधार पर, देश हो सकता है, राज्य हो सकता है, जिला हो सकता है, शहर हो सकता है, जब हम स्थान विशेष के आधार पर वर्गीकरण करते हैं, इस समय कोरोना का जो वर्गीकरण आता है, विश्लेषण आ रहा है, वो स्थान विशेष के आधार पर आ रहा है। रोजाना हम देखते हैं शाम को जब टीवी आती है कि विश्व में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है, कौन सा द्वितीय पर है, कौन सा तृतीय पर है, या भारत में कौन सा राज्य प्रथम पर है, कौन सा द्वितीय पे, कौन सा तृतीय पे, या किसी राज्य में जिले में कोरोना की स्थिति क्या स्थिति है, या किसी शहर में कोरोना की क्या स्थिति है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि रोजाना इस समय वैश्विक बीमारी कोविड-19 की जो आंकड़े आ रहे हैं वो हमारे भौगोलिक वर्गीकरण के आधार पर ही हमें देखने को, सुनने को प्राप्त होते हैं। अगला होता है गुणात्मक वर्गीकरण। गुणात्मक वर्गीकरण गुण के आधार पर, धर्म है, साक्षरता है, लिंग है, रोजगार है, इसके आधार पर जब हम अध्ययन करते हैं तो उसका वर्गीकरण हम गुणात्मक होता है। यह वर्गीकरण गुणात्मक जो होता है वो हमारा द्वैगुणात्मक भी होता है, बहुगुणात्मक भी होता है। द्वैगुणात्मक वर्गीकरण और बहुगुणात्मक वर्गीकरण। जब केवल 2 ही गुण लें और यहाँ 2 से अधिक गुण लें, मान के चलिए हमने वर्गीकरण किया पुरुष के आधार पर, स्त्री के आधार पर। हमारे पास जितने आंकड़े हैं उन आंकड़ों में कितने पुरुष हैं, कितने स्त्री हैं। अब इन पुरुष और स्त्रियों में ये द्विगुणात्मक है। अब इसमें भी हमने देखा कितने रोजगार से हैं, कितने बेरोजगार हैं। इनमें भी हमने विवाहित, अविवाहित, विवाहित, अविवाहित, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये बहुगुणात्मक वर्गीकरण होता हुआ जा रहा है। इसे हम बहुगुणात्मक वर्गीकरण कहते हैं। और लास्ट में वर्गीकरण आता है संख्यात्मक वर्गीकरण। कि जो हमें संख्या दी हैं उसके आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। जैसे भार है, लंबाई है, आय है, आयु है। ये जो हम इसके आधार पर जब वर्गीकरण करते हैं कि कितने किलोग्राम
विद्यार्थियों का हमने वर्गीकरण किया, उसमें हमने बांट दिया 40 किलोग्राम से 45 किलोग्राम के बीच के, 45 किलोग्राम से 50 किलोग्राम के, 50 किलोग्राम से लेकर के 55 किलोग्राम के। लंबाई हमने 5 फुट 2 इंच उनकी लंबाई के आधार पर, आय के आधार पर 10,000, 15,000, 20,000। इसी तरह से आय 20 वर्ष से नीचे, 30 वर्ष से नीचे, 40 वर्ष। इसमें हम जो संख्यात्मक आंकड़े दिए होते हैं उन संख्यात्मक आंकड़ों के आधार पर हम इसका अंतर करते हैं। इस तरह से हमने देखा कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत सांख्यिकी विषय के वर्गीकरण को हमने 4 बिंदुओं के आधार पर किया: कालक्रमानुसार वर्गीकरण, भौगोलिक वर्गीकरण, गुणात्मक वर्गीकरण और संख्यात्मक वर्गीकरण। इन चारों विधियों के बाद में हम इस तरह से देख सकते हैं कि हम आंकड़ों का वर्गीकरण इस तरह से करते हैं।